सभी बच्चों को नमस्कार। तो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इंग्लिश वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इंग्लिश वीडियो लेक्चर्स में सबसे पहला जो आज का अपना बेसिक टॉपिक है उसका नाम है टेंसेस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे टेंस से और जितना भी इंग्लिश का फुल सिलेबस होता है वो हम कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टेंस क्या होता है। ठीक है, तो टेंस की डेफिनेशन को हमें समझना है कि टेंस जो होता है ना वो टेंस होता है जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। टेंस होता है फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्या होता है? फॉर्म ऑफ वर्ब विच रिप्रेजेंट सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि जो टेंस होता है ये दो चीज़ों का मिलन होता है या दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। एक चीज़ क्या? एक चीज़ तो ये फॉर्म ऑफ वर्ब और दूसरा स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब ध्यान से समझना है क्या। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि फॉर्म ऑफ वर्ब रिप्रेजेंट आखिर क्या करता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तव में जो ये वर्ब है ये होती क्या है। ठीक है, जो ये वर्ब्स होती है ना, वर्ब्स ये हमें एक्शन के बारे में बताती है। हालांकि जो वर्ब्स होती है इसके अलग अलग टाइप होते हैं, लेकिन अभी क्या आप जानेंगे जो वर्ब होती है वो एक्शन, डूइंग और हैपनिंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है, अब बेसिकली हमें जो निकालना है वर्ब जो होता है ना वो कभी टेंस नहीं होता है। जो वर्ब होता है वो कभी टेंस नहीं होता, लेकिन जो वर्ब की फॉर्म्स होती है ना वो टेंसेस कहलाती हैं। ठीक है, तो वर्ब की फॉर्म कितनी होती? तो आपने कहा कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको फोर्थ ना कह के हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि एक और फॉर्म होती है और वो फर्स्ट फॉर्म में ही आती है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगा देते हैं एस या फिर क्या लगा देते हैं ईएस। तो ये भी अपने आप में क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। वर्ब के जो फॉर्म्स होती हैं बेसिकली चार पैटर्न होते हैं, चार फॉर्म होती है। ठीक है, अब आराम से आपको समझना है वर्ब के बारे में और हमें क्या जानना है। ये जो वर्ब है ना V1 और ये V1 प्लस एस या ES, तो आप ये बात समझेंगे कि जिस भी वर्ब के बाद हम एस या ES लगा देते हैं तो वो अपने आप में सिंगुलर हो जाती है। कैसे सिंगुलर हो जाती है? जैसे मैंने आपके सामने लिखा डू, या फिर मैं एक शब्द लिखता हूँ प्ले, या फिर मैंने लिखा राइट, या फिर हम लिखते हैं कुक। ठीक है, ध्यान से समझना, अगर ये डू अपने आप में बेस फॉर्म है, अगर मुझे इसको सिंगुलर बनाना है तो मैं पीछे इसके ES लगा दूंगा तो डज सिंगुलर हो गया। प्ले अपने आप में बेसिक फॉर्म है, अगर मुझे इसकी सिंगुलर फॉर्म बनानी है तो पीछे एस लगा दूंगा, प्ले सिंगुलर है। राइट अपने आप में बेसिक है, तो ऐसे ही आप किसी भी वर्ब के बाद एस या ES लगा देते हो तो वो अपने आप में क्या बन जाती है? वो अपने आप में बन जाती है सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, अब आप ये कहेंगे भाई सिंगुलर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप लोगों ने एक सब्जेक्ट तो पढ़ा ही होगा, एक मैटर तो पढ़ा ही होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो आने वाली जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर होती है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो आने वाली जो वर्ब होती है वो भी हमेशा क्या होती है? प्लूरल होती है। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, तो हमें जो चूज करना पड़ता है वो वर्ब का पैटर्न चूज करना पड़ता है कि वर्ब हमें सिंगुलर लेनी है या प्लूरल लेनी है। ठीक है, उम्मीद है कि आप इतनी बात समझ पाए कि हम वर्ब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बतानी है कि भाई प्राइमरी वर्ब्स क्या होती हैं। ठीक है, बेसिकली अब जो सीखना हमें वो क्या सीखना है? हमें सीखना है प्राइमरी वर्ब्स। ठीक है, प्राइमरी वर्ब्स बेसिकली तीन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं अभी आप जान जाएंगे। सबसे पहले बी, दूसरी जो होती है बेस फॉर्म हैव, और थर्ड हमारी होती है डू। ठीक है, अब आपने कहा कि बी की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं, तो अभी आप जान लेंगे बी की फॉर्म्स। बी की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। कैसे? क्योंकि आप सभी बात जानते हैं कि अलग अलग पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। तो आपने कहा इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो या तो इज होती है या एम होती है या फिर क्या होती है? आर, और खुद बी भी अपने आप में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। आगे बढ़ते हैं, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज, या फिर क्या होती है? वर। ऐसे इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? बीन। आगे बढ़ते हैं, आगे आप जब हैव को बांटेंगे तो हैव की भी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। जैसे मैंने कहा हैव की जो फर्स्ट फॉर्म हैज या फिर खुद क्या होती है? हैव। जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है? हैड, और थर्ड फॉर्म भी अपने आप में क्या होती है? हैड। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने डिड, डू। ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है या तो डू होगी
या फिर क्या होती है डज। इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो होती है डिड, और इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो हमारी होती है डन। ठीक, अब ध्यान से आप समझिए। अब आपने कहा कि ये जो फर्स्ट फॉर्म है ना, ये फर्स्ट फॉर्म सारी फर्स्ट फॉर्म है, तो जिस वर्ब के पीछे बाद में हमें क्या नजर आता है एस, तो वो अपने आप में क्या होती है सिंगुलर, तो ये अपने आप में क्या सिंगुलर। अब आपने कहा ये एम, ये सबको पता ये तो आई के साथ जाता है, और ये अपने आप में प्लूरल फॉर्म है तो ये प्लूरल के साथ जाती है। बी अपने आप में क्या बेस फॉर्म। ऐसे जिस वर्ब के बाद आपको दिखाई दे एस या ई एस, इसका मतलब वो अपने आप में कैसी है सिंगुलर, तो ये अपने आप में कैसी बची प्लूरल। ऐसे आप आगे जाएंगे तो आपने कहा जिसके बाद हमें एस दिखाई देता है तो वो अपने आप में सिंगुलर है, तो ये अपने आप में क्या होगी प्लूरल। आगे बढ़ते हैं तो एस या ई एस नजर आता है तो ये अपने आप में कैसी सिंगुलर, और ये कैसी होगी प्लूरल। ठीक है, ये प्राइमरी वर्ब्स हैं। जो प्राइमरी वर्ब्स होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स बनने का काम करती हैं, इसलिए आपके सामने पहले ही हाईलाइट कर दिया। क्यों? क्योंकि जो हमें टेंस सीखना है तो टेंस नहीं सीखना, बेसिकली हमें जो सीखना है वो सीखना फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। अभी हम जो सीख रहे हैं ना वो सीख रहे हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब में सबसे पहले तो हमें जाना वर्ब के पैटर्न कितने हैं, आपने कहा 4, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड कंटिन्यूअस फॉर्म, या फिर चाहो तो इस फर्स्ट फॉर्म को सिंगुलर फॉर्म बना सकते हो। उसके बाद हमने जाना कि जो प्राइमरी वर्ब्स होती हैं बेसिकली वही वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करती हैं। कितनी होती हैं? 3। सबसे पहली बी, या फिर हैव, या फिर क्या होती है डू। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि अलग अलग फॉर्म होती हैं तो बी की भी अलग अलग फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसकी भी आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग। ऐसे ही आपने बोला फर्स्ट फॉर्म क्या होगी हैज या हैव, सेकंड हैड, थर्ड हैड। ऐसे ही फोर्थ फॉर्म क्या होगी या कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होगी हैविंग। ऐसे आपने कहा डू या डज फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, और आईएनजी फॉर्म क्या होगी डूइंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये हमें जाना कि भाई फॉर्म्स ऑफ वर्ब कैसे काम करती हैं, क्या होती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये हमें सीखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम क्या होता है। ठीक है, अगर टाइम को वास्तव में देखा जाए तो टाइम एक एब्सोल्यूट थिंग है या कोई परमानेंट थिंग है। ठीक है, टाइम को हम मेजर भी नहीं कर पाते, लेकिन टाइम के मैनिफेस्ट बना रखे हैं। ठीक है, उन्हीं को जैसे हम कहते हैं कि भाई मंथ है, ईयर है, डिकेड है, तो ये टाइम के पार्ट होते हैं या रूप होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि भाई टाइम है क्या। टाइम ध्यान से समझेंगे क्या, 2 तरीके से मापा जाता है। एक तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा हमारा होता है पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम या फिर क्या होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो हमें सीखना है टाइम की डेफिनेशन, वो हमें क्या सीखनी है, एक बार आप आराम से समझेंगे। अभी के लिए जो हमें सीखना है टाइम, तो वो सीखना है कि एक तो टाइम होता है जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट, एक हमारा वो टाइम होता है जो हमारा होता है पास्ट, एक हमारा वो टाइम होता है जिसे हम कहते हैं फ्यूचर। ये जो टाइम मैंने बताया ना, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, ये वास्तव में जो टाइम के एक पार्ट है या टाइम का एक रूप है। बात आप समझ पा रहे ना, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर एब्सोल्यूट थिंग नहीं है। क्यों नहीं है, आप आराम से समझना। अगर मान लीजिए हम आज के अकॉर्डिंग कहें, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई 2020 क्या है, तो आपने कहा 2020 अपने आप में प्रेजेंट है। कब? जब हम 2020 को 2020 के अकॉर्डिंग ही देखें। अगर हम 2020 को 2020 के अकॉर्डिंग ही देखें तो अपने आप में क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हमसे कोई 2021 में पूछे आके कि भाई 2020 के बारे में बताओ, तो वो क्या बोलेगा, पास्ट। भाई बात आप समझ पा रहे हैं कि 2021 में जाके हम पूछें कि 2020 के बारे में, तो क्या बन जाएगा, पास्ट। अगर मैं कहता हूं अगर हम 2019 में किसी को 2020 के बारे में पूछेंगे तो वो अपने आप में क्या होता, फ्यूचर। यानी ये परमानेंट नहीं है, ये क्या है, रिलेशन है। रिलेशन का मतलब कि भाई हम रिफरेंस क्या ले रहे हैं। अगर हम प्रेजेंट का रिफरेंस ले रहे हैं तो ये अपने आप में प्रेजेंट है, यानी 2020 का रिफरेंस है तो ये प्रेजेंट है। अगर 21 का रिफरेंस ले रहे हैं तो ये अपने आप में क्या होगा, फ्यूचर, सॉरी पास्ट है, क्योंकि इसमें जाके पूछेंगे तो ये क्या होगा, पास्ट। अगर हम इसमें जाके इसके बारे में पूछते तो ये क्या हो जाता, फ्यूचर। तो ये क्या है,
ये अपने आप में एक रेफरेंस है या फिर रिलेटिव्स है कि हम प्रेजेंट को, पास्ट को या फ्यूचर को रिलेट कैसे कर पाए। तो इसी को हम यहाँ पे टाइम का पार्ट बोलेंगे कि अभी जो हमें सीखना है टाइम, ये जो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, ये एक पॉइंट है टाइम का, स्पेसिफिक है एक, ठीक है। तो ये कितने होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट या फिर क्या होता है? फ्यूचर, ठीक है। अब जो वास्तव में जो टेंस है ना, वो क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब हमने जान ली, दूसरा स्पेसिफिक पॉइंट हमने जान लिया, ठीक है। तो अभी हमें जो सीखना है, दोनों को मिला देना है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? टेंस। वो मिलाएंगे कैसे, अभी आपको सीखना है। देखो, टेंस जो है बेसिकली वो 2 चीज़ों का मिश्रण है। किन किन का? एक तो आपने बताना है टाइम, दूसरा आपको बताना है स्टेट ऑफ एन एक्शन, स्टेट ऑफ एन एक्शन, या फिर आप सीधा लिख सकते हैं स्टेट ऑफ एक्शन, ठीक है। टाइम मैंने आपको क्या बताया? कितने होते हैं? 3, प्रेजेंट, या फिर क्या होता है? पास्ट, या फिर क्या होता है? फ्यूचर, ठीक है। और स्टेट ऑफ एक्शन कितने होते हैं? तो आपने सभी को पता है, इंडेफिनेट होता है, या फिर कंटिन्यूअस होता है, या परफेक्ट होता है, या फिर होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये मूड ऑफ एक्शन या स्टेट ऑफ एक्शन होते हैं, बेसिकली ये हमारा टाइम होता है। अगर हमसे कोई पूछे आके कि भाई प्रेजेंट टेंस है, तो आपने कहा कि प्रेजेंट भाई टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टेंस तो 2 चीजों का मिश्रण है, यानी कि मैं जब टाइम के साथ स्टेट ऑफ एक्शन जोड़ दूंगा तो उन दोनों का जो एडिशन होगा वो क्या होगा? टेंस। मैं आपसे पूछूं कि ये पास्ट टेंस है, तो आपने कहा पास्ट टेंस नहीं भाई, पास्ट केवल एक टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। मैं आपसे पूछूं परफेक्ट क्या, तो आपने कहा परफेक्ट टेंस नहीं है, परफेक्ट तो एक स्टेट ऑफ एक्शन है या मोड ऑफ एक्शन है। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई पास्ट परफेक्ट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? टेंस। लेकिन पास्ट अपने आप में टेंस ना होके केवल क्या है? टाइम। अगर मैं आपसे पूछूं कंटिन्यूअस क्या है? टेंस। तो आपने कहा नहीं, कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, स्टेट ऑफ एक्शन है। जब मैं इस टाइम को इस स्टेट ऑफ एक्शन के साथ मिला देता हूं, तो मिलने से जो चीज बनती है वही क्या कहलाती है? टेंस कहलाती है। अभी हमें देखो भाई, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के बारे में तो जान लिया, अब हमें सीखना है कि स्टेट ऑफ एक्शन क्या है। ये जो चीज है स्टेट ऑफ एक्शन, ये हमें जानना है कि भाई इंडेफिनेट क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो एक एक बात को हमें यहाँ सीखना होगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ इंडेफिनेट क्या होता है, एक्शन आप जानिए क्या है। मैं आपसे कहता हूं कि भाई कोई भी काम इस पॉइंट पे शुरू हुआ और वो इस पे जाके खत्म हो गया, ये वो पॉइंट है जहां पे काम शुरू हुआ और ये वो पॉइंट है जहां पे जाके खत्म हो गया। इससे पहले ना एक थोड़ा सा मैथ्स की टर्म आप देख लीजिए। क्या आपने 3 लाइंस देखी होंगी? एक तो लाइंस ये होती है, दूसरी ये होती है और तीसरी ये होती है। ये वो होता है रेखाखंड जिसको आप लाइन सेगमेंट कहते हैं। ये क्या होती है? ये होती है रे लाइन जिसको आप किरण कहते हैं, और ये अपने आप में लाइन है। ये इस लाइन का मतलब है ये आगे इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करेगी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसको माप सकते हैं, तो आपने कहा नहीं, क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट पता ही नहीं है। मैं आपसे कहता हूं क्या आप इसको माप सकते हैं, तो आपने कहा नहीं माप सकते। क्यों? क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट तो पता है, लेकिन भाई फाइनल पॉइंट कहाँ है नहीं पता, माप ही नहीं सकते भाई, कांट मेजर। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आप इसको माप सकते हो, तो आपने कहा बिल्कुल माप सकते हैं, क्योंकि ये रहा इसका इनिशियल पॉइंट और ये रहा इसका फाइनल पॉइंट। तो मैं आपसे एक बात कहता हूं कि क्या आप इसको डिफाइन कर पाए? आपने कहा नहीं। क्या आप इसको डिफाइन कर पाए? आपने कहा नहीं। लेकिन क्या मैं इसको डिफाइन कर पाता हूं? तो आपने कहा डेफिनेटली हम इसको डिफाइन कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमें इसका ये पता है ये एक फाइनाइट है या एक लिमिटेड है या इसकी एक रेंज है, क्योंकि ये यहां शुरू और यहां खत्म। लेकिन ये यहां शुरू तो है, खत्म कहां पता ही नहीं। ये ना शुरू कहां से शुरू पता नहीं, कहां खत्म ये भी नहीं पता। तो इसका मतलब ये जो चीज है इसको डिफाइन नहीं कर पाते, इंडेफिनेट है। ये भी इंडेफिनेट है, लेकिन ये चीज क्या है? डेफिनेट है। तो याद रखना इस बात को, ये जो चीज होती है ना ये डेफिनेट होती है। ये जितने भी मैंने स्टेट ऑफ एक्शन लिखे हैं डेफिनेट है, लेकिन इसका नाम क्या रख दिया मैंने? इंडेफिनेट। इंडेफिनेट एक्शन वो एक्शन होते हैं जिनको हम डिफाइन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? देखिए एक बात ध्यान से समझिए। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि सूर्य जल रहा है या बर्न कर रहा है, ऐसे बोलेंगे,
तो आप ऐसे बोलेंगे कब से और कब तक, मतलब कब शुरू हुआ और कब तक जाएगा, पता है? आपने कहा नहीं पता। नदियां बह रही हैं, आप ऐसे बोलेंगे नदियां बह रही हैं, भाई नदियां कब शुरू हुआ बहना या कब खत्म होगा? भाई आप इस बात को ऐसे समझेंगे आराम से, मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ा रहा हूं का मतलब कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाना शुरू किया, ठीक है, अब मैं पढ़ा रहा हूं और मैं थोड़ी देर बाद पढ़ाना बंद कर दूंगा, यानी इस पॉइंट पे मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, लेकिन वो अभी पॉइंट आया नहीं है, लेकिन आ जाएगा, इसका मतलब ये यहां शुरू यहां खत्म होगा, इसका मतलब ये डेफिनेट है। राम ने खाना खा लिया, भाई राम ने यहां पे खाना खाना शुरू किया और यहां तक कुछ देर खाना खाया, उसके बाद बंद कर दिया, यहां शुरू यहां खत्म, काम पूरा, परफेक्ट है, कंप्लीट है, डेफिनेट है। तो मैं आपसे कहता हूं कंटिन्यूअस वो एक्शन होता है जो किसी पॉइंट पे शुरू और किसी पॉइंट पे खत्म हो जाना है उसे, लेकिन अभी हुआ नहीं है, वो टाइम अभी आया नहीं, वो भी कंटिन्यूअस है, लेकिन आ जाएगा, इसलिए दोनों पॉइंट फिक्स है। परफेक्ट वो होता है जो किसी काम पे शुरू किसी काम पे खत्म हो गया है, डेफिनेट है, माप सकते हैं। लेकिन इनडेफिनेट वो एक्शन है जिसका ना तो हमें इनिशियल पॉइंट पता ना ही फाइनल पॉइंट पता, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इनडेफिनेट। मैं अभी आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जितने भी काम होते हैं ना इस दुनिया में, जितने भी एक्शन होते हैं ना, वो ऐसे एक्शन होते हैं। वो एक्शन कैसे होते हैं, या तो वो इंडेफिनेट है, या वो कंटिन्यूस है, या वो परफेक्ट है, या फिर वो परफेक्ट कंटिन्यूस है। यानी एक्शन की स्टेट कैसे हो सकती है, उसका मोड कैसे हो सकता है, उसके होने का ढंग क्या हो सकता है, यही कहलाता है स्टेट ऑफ एक्शन। अब ध्यान से समझना, अगर मैं कहता हूं कि प्रेजेंट के साथ इंडेफिनेट मिलाओ तो ये अपने आप में क्या बना, टेंस। अब आप इसको बोल सकते हो क्या, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अगर मैं आपसे कहता हूं पास्ट के साथ आप इंडेफिनेट मिलाओगे या कंटिन्यूस या कुछ भी मिला दोगे तो वो जाके क्या बनेगा, टेंस। अकेला प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस नहीं होता, अकेला इंडेफिनेट कंटिन्यूस परफेक्ट टेंस नहीं होता है, दोनों को ही जब हम मिलाते हैं तब जाके जो बनता है वो अपने आप में क्या बनता है, टेंस। ठीक है, तो अभी हमें एक एक करके सारी ही चीजें सीखनी है। तो अभी तो ये बेसिक सा रिप्रेजेंटेशन था। हालांकि परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, देखिए जब हम परफेक्ट को कंटिन्यूस के साथ जोड़ दें, यानी कि जब मैं इस परफेक्ट को इसके साथ जोड़ देता हूं तो एक नई सेगमेंट बनती है जिसे परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। ये एक अलग दायरा है, इसको हम बहुत आराम से अलग से पढ़ेंगे। अभी एक बार रिवीजन ले लेते हैं जल्दी से। क्या बोला मैंने, टेंस क्या होता है, दो चीज होती हैं क्या, एक तो हमने टाइम के साथ क्या मिलाना, मोड ऑफ एक्शन या स्टेट ऑफ एक्शन, इन दोनों का मिश्रण ही क्या होता है, टेंस। बेसिकली टेंस क्या होते हैं, अगर हम किसी सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म्स अलग अलग कर पाते हैं तो अलग अलग टेंस यूज कर पाते हैं, यानी कि वर्ब्स की फॉर्म का अलग अलग यूज होना ही अपने आप में क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। ठीक है, एक बेसिक सा हल्का सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने टेंस का रिविजन या ओवरव्यू लिया। अभी के लिए सभी बच्चों को इतना, थैंक यू एवरीबॉडी।